क्या है कूलम्ब फोर्स, कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए कूलम्ब्स ने क्या लॉ दिया। तो हम कह रहे हैं व्हेन 2 पॉइंट चार्ज, अच्छा कूलम्ब फोर्स इज ओनली एप्लीकेबल फॉर अ पॉइंट पार्टिकल। जैसे कि एक बॉडी हम कंसिडर कर रहे हैं, उस बॉडी को हम कह रहे हैं बॉडी ए, और उसके ऊपर जो चार्ज है वो चार्ज हमने ले लिया चार्ज क्यू ए। उससे कुछ सेपरेशन पे हमने दूसरी एक पार्टिकल कंसिडर करी, दूसरी पार्टिकल कंसिडर करी है, उस पार्टिकल के ऊपर चार्ज हमने लिया है क्यू बी, in such a way that the separation between the two charges from the center of their charge, center of this particle will be r, जो कि हमने ऊपर लिख रखा है when 2 point charge each having charge q of a and q of b placed at a separation of r in vacuum, कहाँ रखे हुए हैं, वैक्यूम में रखे हुए हैं, तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। तो एक बात आपको मैं यहाँ पे पहले से डिस्क्लोज कर दूं, ये बात बता दूं कि कूलम्ब फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ओनली एप्लीकेबल फॉर अ पॉइंट पार्टिकल, इसलिए मैंने यहाँ पे पॉइंट चार्ज लिखा है। अगर एक एक्सटेंडेड बॉडी हो, जैसे मैं कह रहा हूँ कि एक बॉडी है जिसको मैं कह रहा हूँ कि लेट हमने कहा कि एक हमारे पास कैट है और दूसरा कैट है, दो कैट हमने ले लिया, कैट ए एंड कैट बी। सो कैट की ए की बॉडी और बी की बॉडी, दोनों की दोनों बॉडी एक्सटेंडेड साइज की है। सो अगर इनके ऊपर चार्ज है तो इनके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैलकुलेट करने का कूलम्ब्स का जो लॉ है वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इस क्योंकि हम अगर एक्सटेंडेड बॉडी लेंगे तो उस एक्सटेंडेड बॉडी में चार्ज की लोकेशन, क्योंकि पूरे बॉडी पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, एट दैट नोट आर की वैल्यू बॉडी के रिस्पेक्ट में हर एक प्लेस पे डिफरेंट होगी, जिससे हम कूलम्ब्स लॉ को, कूलम्ब्स का फॉर्मूला, कूलम्ब्स की इक्वेशन को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो दिस लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट पार्टिकल। दिस इक्वेशन, तो इसको हमने नोट कर लिया कि this equation is only applicable for point particle, not for extended body, as the charge distributed on extended body will be at different location, different separation पे होगा, जिससे हम r की वैल्यू को डिफाइन नहीं कर सकते। And for the extended body we require some powerful technique, not a Coulomb law। ठीक है, तो ये हमारे पास क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ओनली एप्लीकेबल फॉर अ पॉइंट पार्टिकल। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है इसको हम जानते हैं। इसको जानते हैं कुछ इस तरीके से कि this equation is only applicable for a point particle according to this equation, according to Coulomb's, हाँ, तो Coulomb's के इक्वेशन में हमने ये डिफाइन करा है कि जो फोर्स होगा, जो फोर्स लग रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, दोनों बॉडी जो हमने डायग्राम में बना रखा है ए और बी, इनके ऊपर चार्ज क्यू ए एंड क्यू बी है और सेपरेशन कितना है आर। ऑल यूनिट ऑफ चार्ज जो हम लोगों ने रखा है और जो सेपरेशन ले रखा है, ऑल आर इन एस आई, ऑल यूनिट इन एस आई मीन्स चार्ज किस में है, कूलम्ब में, और सेपरेशन किस में है, मीटर में। तो उन्होंने इस इक्वेशन को डिफाइन करा कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के। इन दोनों के प्रोडक्ट, चार्जेस का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट जितना ज़्यादा होगा, फोर्स की वैल्यू उतना ही ज़्यादा बढ़ेगी। उसके मैग्नीट्यूड क्या होंगे, डायरेक्ट रिलेशन में है, एंड इनवर्सली रिलेशन में, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन, इनके बीच का स्क्वायर ऑफ सेपरेशन, स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। तो जितना ज़्यादा स्क्वायर सेपरेशन बढ़ता जाएगा इन दोनों बॉडीज के बीच में, वैसे वैसे उनके बीच में फोर्स डिक्रीज होता जाएगा। जैसे हमने कहा कि हमारे पास एक बॉडी है ए और एक बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर चार्ज क्यू ए है, इस बॉडी के ऊपर चार्ज क्यू बी है, और इनके बीच का सेपरेशन आर है। अगर इस बॉडी के बीच का फोर्स अगर एफ है, इन दोनों बॉडीज के बीच में जो फोर्स लग रहा है, इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो अगर एफ है, और अगर हम इस बॉडीज के चार्ज को बढ़ा देते हैं, इसके चार्ज को हम इंक्रीज कर देते हैं, बॉडी ए और बॉडी बी के चार्जेस को हमने अगर इंक्रीज कर दिया, लेट इसको 2 टाइम्स बना दिया, इसको 4 टाइम्स बना दिया, जो प्रीवियस चार्जेस थे, सच दैट द सेपरेशन उनके बीच में आ रहा, तो जो एफ डैश इनके बीच में जो फोर्स आएगा वो प्रीवियस फोर्स से ज़्यादा रहेगा। कैसे? क्योंकि इनके बीच का प्रोडक्ट बढ़ा है,
जितना जो बड़ा होगा, जितना मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट बड़ा होगा उतना ही मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स भी ज़्यादा होगा। बट अगर हम इनके बीच के चार्ज के मैग्नीट्यूड को सेम रख के सेपरेशन जो है वो इंक्रीज कर देते हैं, ऑन दैट नोट हम ये देखेंगे कि द फोर्स जो होगा वो अब जो मिलेगा वो पहले के फोर्स से कम हो जाएगा। ठीक है, तो हम सेपरेशन अगर बढ़ाएंगे तो फोर्स डिक्रीज होगा और मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस अगर बढ़ रहे हैं तो फोर्स इंक्रीज होगा। यही बात कूलम्ब्स ने अपने इक्वेशन में स्टेटमेंट के थ्रू बताया। तो अगर हम इन दोनों टर्म्स को, जो इक्वेशन में दो टर्म्स उन्होंने बताए हैं, दो इक्वेशन दिए हैं, दो रिलेशन दिया, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल का स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम के, तो इनको अगर हम कंक्लूड करें तो हम पाएंगे जो फोर्स होगा वो डायरेक्ट रिलेशन में होगा किसके, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इन इनवर्स रिलेशन विद स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। अगर इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हम हटाते हैं तो हम देखेंगे ये जो फोर्स हो जाएगा वो एक्सपेरिमेंटली हम लोगों ने इसके रिलेशन को एस्टैब्लिश करा। कैसे एस्टैब्लिश करा कि हमने चार्ज, पहले बॉडी का जो चार्ज है वो 1 कूलम का ले लिया, दूसरे बॉडी का चार्ज 1 कूलम का ले लिया और तीसरे बॉडी, इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो हम लोगों ने 1 मीटर ले लिया। तो हमने देखा जो फोर्स लग रहा था वो एक न्यूमेरिकल वैल्यूज के इक्विवेलेंट लगा और इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने इस इक्वेशन को ऐसे डिफाइन करा कि फोर्स विल बी इक्वल्स टू Q1 Q2 upon R square times some constant value। ठीक है, तो इसको हम सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, the value of force will be equals to K times QA QB of R of square। ठीक है, अब इस K की वैल्यू हमने चार्ज की वैल्यू 1 कूलम, दोनों बॉडीज के चार्ज को हमने 1 कूलम का रखा, 1 यूनिट का रखा और सेपरेशन को 1 मीटर का रखा। तो हमने पाया कि ये जो फोर्स की वैल्यू आई तो हम कहेंगे इफ Q1 and Q2, QA and QB equals 1 coulomb and R equals 1 meter, on that note the force, एक्सपेरिमेंटली हम लोगों ने जो फोर्स पाया वो 8.98 इंटू 10 ऑफ पावर 9 मैग्नीट्यूड का पाया। फोर्स की यूनिट हमें मालूम है, जिसको हम लोगों ने इतना फोर्स पाया। ऐसे कंडीशन पे हम ये कह सकते हैं कि ये सिंपली किसके बराबर हो गया, तो हमने कहा 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9। सो अगर हम रिलेशन में इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें तो हम पाएंगे फोर्स इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9। Charge 1 is 1 coulomb, charge B is 1 coulomb and R will be 1 meter. So the value of K will be 9 into 10 of power 9। K की वैल्यू क्या मिली, 9 into 10 raised to the power 9। कहाँ, वैक्यूम में। अगर इस एक्सपेरिमेंट को हम वैक्यूम में परफॉर्म करते हैं तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, तो देखते हैं हम। तो अगर यहाँ से इक्वेट करें तो K की वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों, तो K की वैल्यू F RF स्क्वायर अपॉन QA QB, जिससे हम कह सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ये हमें कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इस K को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। The K is considered to be electrostatic कांस्टेंट। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की वैल्यू 9 इंटू 10 ऑफ पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर होता है, कब, वैक्यूम में। ठीक है, तो अब अगर हम इसको, इस K को ऐसे भी लिखा जा सकता है, द वैल्यू ऑफ K इज ऑल्सो न्यूमेरिकली इक्वल्स टू 1 ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इस K को न्यूमेरिकली किसके बराबर कहा जा सकता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Here this epsilon naught is considered to be permittivity of free space। इसे क्या बोलते हैं हम, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस में जब हम वैक्यूम में दो चार्ज को रखते हैं तो उन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स की मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगी
या कम होगी, ये उस मीडियम पे भी डिपेंड करता है जिस मीडियम में ये चार्ज रखा गया है। तो बेसिकली ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस किसको रिप्रेजेंट करती है? प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम विच विल इधर हेल्प और अपोज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस फॉर्मूले को, कूलम्ब्स लॉ के फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, द फोर्स की वैल्यू जो हमें यहाँ पे मिल रही है इसको मैं इरेज करता हूँ और यहाँ पे नोट करता हूँ कि कूलम्ब्स के हिसाब से जो फोर्स की वैल्यू हमें मिली है वो फोर्स की वैल्यू क्या है? F इज इक्वल्स टू K टाइम्स QA/QB अपॉन RF स्क्वायर, ऊपर हमारे डायग्राम में शो हो रहा है, जिसको हम इस K को न्यूमेरिकली क्या किसके बराबर पुट कर सकते हैं? अभी मैंने बताया 1/4 पाई परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट, तो इसको क्या लिखा जा सकता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स QA/QB ऑफ R स्क्वायर। इसको हम बोलते क्या है? व्हाट विल दिस वैल्यू सिग्निफाइज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसको हम प्रोनाउंस करते हैं एप्सिलॉन लॉन, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको क्या प्रोनाउंस किया जाएगा? एप्सिलॉन। तो अगर हम K को इक्वेट करें तो हमारे पास थोड़ा सा जानते हैं फोर्स का फॉर्मूला क्या मिला? फोर्स का फॉर्मूला मिला K Q1 Q2 अपॉन RF स्क्वायर, और इसको हम किसके बराबर रख सकते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन RF स्क्वायर। अब हमें ये जानना है कि ये K 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर है, तो हम यहाँ पे इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या कि K इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो अगर हम K की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, दैट इज 9 × 10⁻⁹ और 4 और पाई की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें, तो हम ये पाएंगे कि एप्सिलॉन नॉट दैट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज न्यूमेरिकली इक्वल्स टू 1/4 पाई टाइम्स 1/K। सो अगर हम 1/4 पाई की वैल्यू रखें, दैट इज 1/4 × 3.14, और K की वैल्यू रखें दैट इज 1/9 × 10⁻⁹, तो हम कैलकुलेशन को कंक्लूड करके पाएंगे कि एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू मिल रही है वो 8.85 × 10⁻⁻12। अब इसके यूनिट की अगर बात करें तो K की यूनिट हमें क्या मिली है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो ध्यान से देखने वाली बात है कि K और एप्सिलॉन के बीच में इनवर्स रेसिप्रोकल का रिलेशन है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर का भी रेसिप्रोकल होगा। तो यहाँ पे हमें जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लिए, और इस एप्सिलॉन नॉट को क्या कहेंगे? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। नाउ तो हमें ये समझ में आ रहा है कि कूलम्ब्स लॉ में हमें जो फॉर्मूला यूज करना है, इक्वेशन जो कूलम्ब्स ने डिफाइन किया, वो कूलम्ब्स का इक्वेशन क्या है? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इफ इट्स पुट द वैल्यू ऑफ K in vacuum, it will be 9 × 10⁻⁹, or the given equation is also written in the form of 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 QA/QB upon RF square, where if you put the value of the epsilon, that is permittivity of free space, that is vacuum, here फ्री स्पेस रिप्रेजेंट वैक्यूम को, तो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम कितना है हमने कैलकुलेट किया है? 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमें जानने को मिला कि हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में कूलम्ब ने जो फॉर्मूला दिया उस फॉर्मूले को कैसे लिखा जा सकता है। चलो हमें ये मिली, यहाँ पे K को हम कह सकते हैं 9/10⁻⁹, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होगी 8/85 × 10⁻⁻12। इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? SI में ही हमने यूनिट कैलकुलेट कर रखा है, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो होपफुली आपको ये फॉर्मूला समझ में आया होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कूलम्ब्स का इक्वेशन क्या है,
इन वेक्टर फॉर्म। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज और कि यहाँ हमने जो कैलकुलेट करा है, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, बट यहाँ पे हमने जो कैलकुलेशन करा है वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाला है फोर्स का इन रिस्पेक्टिव ऑफ देयर डायरेक्शन। तो यहाँ हमने किसको कैलकुलेट किया है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। कूलम्ब्स के इक्वेशन के थ्रू हम क्या कैलकुलेट कर पा रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। अब हमें रिजल्ट में ये जानना है कि अगर प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस QA QB की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है और QA QB की वैल्यू स्मॉलर देन 0 होती है, तो QA QB की वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ Q चार्ज ऑन A बॉडी, चार्ज ऑन B, अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं और वो इसका प्रोडक्ट जो होता है वो ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब दोनों के दोनों, अगर इसका नेचर पॉजिटिव है, इसका नेचर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव विल बी पॉजिटिव, और नेगेटिव है, नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव विल बी नेगेटिव। सो द फोर्स बिटवीन लाइक चार्जेस विल बी रिपल्सिव। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि अगर दो चार्जेस का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 हुआ तो जो फोर्स होगा वो कैसा होगा, रिपल्सिव होगा। और अगर इन दो चार्जेस के प्रोडक्ट अगर स्मॉलर देन 0 हैं तो वो क्या होंगे, अट्रैक्टिव। ठीक है, तो ये हम चार्ज के रिस्पेक्ट में, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के रिस्पेक्ट में फोर्स रिपल्सिव है या अट्रैक्टिव, इसको जान सकते हैं। ओके, ये तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक